उसमें चार चांद लगाने के लिए इनके बेटे का बेटा जो है परेश, वो एक नायाब तहसीलदार बन गया। दादाजी का छोटा पोता परेश किस पद पर था? नायाब तहसीलदार के पद पर था। दादाजी से करमचंद कहते हैं कि परेश को कोई दिक्कत नहीं, बल्कि उसकी पत्नी को, बेला को। प्रणाम, मैं रिहा नायस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे द्वितीय पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको जो आपके लिए एकांकी है सूकी डाली, इसी के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। सूकी डाली को उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा है। यह एक संयुक्त परिवार की एक छोटी सी कहानी है, जहां पर दादा जी एक विशाल वृक्ष की तरह अपने टहनियों को, फूल पत्तों को सिमेटकर उसकी रक्षा करते हुए इकट्ठा जोड़ कर रखते हैं। इसी पर दर्शाई हुई एक छोटी सी एकांकी है। पहले हम इस एकांकी के अंतर्गत जो पात्र आते हैं उनके बारे में जानेंगे। पुरुष पात्र में दादाजी, जो इस पूरे परिवार के मुखिया हैं, एक मुख्य सदस्य, और इनके बेटे करमचंद और परेश, भाशी, मल्लू, ये सब पुरुष पात्र में आते हैं। और स्त्री पात्र में बेला, इनकी छोटी बहू, पुतोही यानी बेला इनके बेटे की पत्नी है। फिर ये जो छोटी भाभी है वो बेला की सास और इंदु की माँ है। फिर मंजली भाभी, बड़ी भाभी, मंजली बहू, बड़ी बहू, रजवा जो इस परिवार की नौकरानी है, फिर पारो, ये सब स्त्री पात्र में आते हैं। जो प्रस्तुत आपके लिए एकांकी है वो सूकी डाली एक सम्मिलित परिवार का चित्रण है, जो शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। जो एक संयुक्त परिवार शांतिपूर्वक अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहा था, ऐसे एक परिवार की ये कहानी है, तथा जिसकी यह मान्यता थी कि सम्मिलित परिवार एक विशाल वट वृक्ष की हरी भरी ढाली के समान है। जिसकी मान्यता थी, जिस परिवार की मान्यता थी कि एक बड़ा सा जो पेड़ होता है उसकी हरी भरी ढालियों के समान ये सारे परिवार के सदस्य हैं, इस तरह की मान्यता थी। ये जो कहानी है वो एक संयुक्त परिवार की है। दादाजी के 3 बेटे थे। एक बेटा जो कि देश के काम आ जाता है। देश के काम आ जाना यानी देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे देता है। तो दादाजी को कुछ जमीन सरकार की ओर से मिलती है। दादाजी उसी पर सीमित नहीं रहते, उन्होंने फॉर्म बनाया, डायरी बनाई, फिर अपना कारोबार, कारखाने वगैरह सब खोलते हुए उस जमीन बहुत सारी जमीन इन्होंने गांव में बना ली थी। इनके परिवार के लिए बहुत सारा सम्मान था उस गांव में। और ये सारे काम, जो कारखाने हैं, जो इनकी कारखाने हैं, फार्म्स है, ये सारी खेती बाड़ी, ये सारा काम इनके बेटे, खुद दादाजी और इनके बेटे इसकी देख रेख कर रहे थे। और इनका जो दूसरा बेटा था करमचंद, उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम इंदु और बेटे का नाम परेश था। तो जहां दादाजी ने इतना सारा सम्मान जिस गांव में कमाया था, उसमें 4 चांद लगाने के लिए इनके बेटे का बेटा जो है परेश, वो एक नायाब तहसीलदार बन गया। और अब जो परिवार जो सम्मान का अधिकारी था और भी सम्मान पाने लगा। इसके अलावा इनके परिवार में जो इनके बड़े बेटे की बड़े बेटा जो शहीद हो गया था, उसकी पत्नी जो बड़ी भाभी है, और इनका जो मंझला लड़का है करमचंद, उनकी जो पत्नी का नाम मंझली भाभी, और ये छोटे लड़के की छोटी भाभी। इस तरह से 3 बहुएं दादाजी के परिवार में। और इंदु जो कि करमचंद, यहाँ पर जो इंदु मंझली भाभी की बेटी है वो सभी घर की लाडली है। रजवा जो है इस घर की
इस परिवार की एक नौकरानी है। यहाँ पर क्या होता है कि जब परेश का विवाह एक प्रतिष्ठित, एक सम्मानित परिवार वाली एक लड़की जो कि ग्रेजुएट थी, बेला से विवाह हो जाता है, तो इस परिवार में जो है तब जाके कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। लेकिन दादाजी के यानी समझाने से, दादाजी के संयम से और उनकी सूझबूझ से फिर से परिवार जो है बिखरते बिखरते संयुक्त हो जाता है। जब परेश का विवाह जो है बेला से होता है, जब बेला इस परिवार में आ जाती है, उस वक्त इस परिवार में क्या है, जैसे कि शांत पानी में एक छोटा सा पत्थर मारने पर जिस तरह से वहां तरंगे उठती है, इसी तरह बेला इस परिवार में आने के बाद इस परिवार में कुछ हलचल मच जाती है। दादाजी के परिवार की जितनी भी स्त्रियां थी वो अनपढ़ थी। हाँ, कुछ पढ़ी लिखी है तो इंदु है, और घर की लाडली इंदु थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब रजवा बेला के कमरे की साज सजावट के लिए और वहां के क्या है उस कमरे को क्या है क्लीन करने के लिए जब जाती है, तब क्या है नौकरानी क्या है काम करती रहती है, तो बेला को उसका काम पसंद नहीं आता। वो उस रजवा को वहां से क्या है काम से निकाल देती है। रजवा रोते हुए जब नीचे आती है तो बरमादे में सब स्त्रियां जो कि अपना सारा समय उस बरमादे में बिताते थे, तो इंदु से पूछती है कि क्या बात है रजवा, क्यों रो रही है। तो यहाँ पर जो है रजवा कहती है कि हाँ, बड़ी नहीं छोटी बहू ने मुझे काम से निकाल दिया। अब इंदु यहाँ से अपनी भाभी से बात करने के लिए जाती है, तो इंदु और बेला में अनबन हो जाती है, वहां कुछ बातें हो जाती हैं। इंदु क्या है बताती है कि ये तो 10 सालों से हमारे घर की नौकरानी है, और क्या है एक विश्वासिनी नौकरानी है। अगर आपको उसका काम नहीं पसंद था तो कुछ समझा देती तो वो पूरा कर देती। लेकिन यहाँ पर बेला ये कहती है कि ऐसे गवार और अनपढ़ नौकरों से मैं काम नहीं लेना चाहती। साफ सफाई ही नहीं बल्कि उसकी सजावट पर भी ध्यान देना पड़ता है। इस तरह से कहती है। बेला हमेशा अपने मैके की तारीफ कर रही थी, तो इंदु को बिल्कुल ये पसंद नहीं था। वो भी कह देती है कि हाँ, नौकरों से काम लेने के लिए तमीज होनी चाहिए। ऐसी दोनों ननंद और भाभी में बातें हो जाती है, और क्या है बेफरीसी क्या है क्रोधित होकर इंदु जब नीचे आती है, बड़ी बहू उससे पूछती है तो सारी बातें वहां पर पता चलती है। इसी बीच बेला के कमरे से लगा हुआ एक स्टोर रूम था, जहां पर क्या है मंजली भाभी कुछ लेने के लिए जाती है। मंजली भाभी यहाँ पर क्या है हमेशा वो हंसती रहती है, हर बात पर हंसती रहती है, ऐसा उसका पात्र है। जब वो ऊपर जाती है तो परेश और बेला में हुई बातों को सुनकर वो नीचे आती है। यहाँ पर बेला जो पुराना फर्नीचर अपने कमरे में रखना नहीं चाहती थी, परेश उसे कहता है कि ये तो हमारे दादा परदादा जो है इसे इस्तेमाल करते हुए आए हैं। तो लेकिन बेला बिल्कुल वो पुराना फर्नीचर अपने कमरे में नहीं रखना चाहती, वो वापस करने के लिए परेश से कहती है, और परेश की एक उसके सामने नहीं चलती। परेश बताता भी है कि मैं दादाजी से कैसे कहूंगा कि ये वापस क्या है फर्नीचर ले ले, लेकिन यहाँ पर जो बेला है उसे बिल्कुल नहीं मानती। और इस बात को जब मंजली भाभी सुनते हुए नीचे आती है और जो स्त्री थी उस परिवार की सभी में बताकर हंसने लगती है। परेश की तो कचहरी में बहुत चलती है, लेकिन उस बेला के सामने उसकी एक नहीं चलती, ये कहकर वो हंसने लगती है। फिर यहाँ पर जो है अब परिवार के जो भी लोग हैं, जो भी वो काम बेला को देते, बेला एक ऊंचे परिवार की थी, उसके घर में नौकर चाकर थे, वो किसी की सुनना नहीं चाहती थी। इस पर भी सभी को बेला से शिकायत थी। जब परेश नीचे आता है, जैसे कि रजवा को उसने काम से निकाल दिया था, और घर की सारी जो स्त्रियां थी परेश से क्या है बेला के बारे में बातें करती है। अब परेश भी दादाजी से कुछ बातें करने के लिए जा रहे थे। यहाँ पर जब दादाजी से बातें करने के लिए जब परेश जाते हैं, तब उससे पहले ही करमचंद जो हैं दादाजी के जो दूसरे लड़के थे, करमचंद दादाजी के क्या है दबाते हुए बैठे थे।
वहां पर मल्लू और भाशी जो है एक टूटी हुई टहनी लेकर उसे फिर से मिट्टी में दबाकर पानी देने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पर दादाजी कहते हैं कि वो देखो बच्चे टूटी हुई टहनी को लेकर फिर से उसे पानी दे रहे हैं, वो फिर से पनपती नहीं, ये पता नहीं। तभी क्या है, एक बच्चे ने उस टहनी को निकाल दिया। इससे शोर मचाते हुए बच्चे दौड़ने लगते हैं। दादाजी अपने परिवार को एक बरगद का पेड़ समझते थे। जब करमचंद कहते हैं कि हाँ, इस विशाल वृक्ष से भी कोई एक टहनी अलग हो जाएगी, तब दादाजी कहते हैं कि कौन अलग होगा, शायद ही छोटा, यानी यहाँ पर परेश की बातें होती है। तो यहाँ पर क्या है, परेश को क्या दिक्कत है? तो दादाजी से करमचंद कहते हैं कि परेश को कोई दिक्कत नहीं, बल्कि उसकी पत्नी को, बेला को। तो यहाँ पर इसका पता जब चलता है तो दादाजी क्या है, हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कुछ सोचने लगते हैं। जैसे कि बच्चे वहां पर शोर मचा रहे थे, दादाजी कहते हैं कि जाओ उन बच्चों को रोको, जाओ। इस तरह से जब कहते हैं तो करमचंद वहां पर जाते हैं। तभी परेश दादाजी के पास आते हैं। तो यहाँ पर दादाजी जो है, दादाजी परेश से कहते हैं कि आओ परेश, अभी मैं तुम्हें बुलवाने वाला ही था। लेकिन परेश वहां पर, यानी दादाजी ने यहाँ पर कुछ कपड़े धोने के लिए बेला को दिए थे, जो अभी भी क्या है, स्नान गृह में वैसे ही पड़े हुए थे। बेला ने उसे धोए नहीं थे। यहाँ पर उस कपड़ों का जिक्र करते हैं दादाजी कि वो धुलकर आ गए हैं तो मुझे भिजवा दो, लेकिन परेश कुछ वो कह नहीं पाते। फिर दादाजी से परेश कहते हैं कि दादाजी, जो हमारे फार्म वाला जो घर है, जो फार्म वाला हाउस है, वहां पर मैं कुछ दिन रहकर, जब मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, हम किसी और शहर चले जाएंगे, आप कुछ दिन के लिए हमें उसको वहां पर रहने की इजाजत दीजिए, वहां पर रहने के लिए हमें क्या है, इजाजत दीजिए। इस तरह से जब वो पूछता है तो यहाँ पर दादाजी कहते हैं कि इस परेशानी का हल यही है, जब तक कि मैं जीवित हूँ कोई सदस्य मेरे परिवार से अलग नहीं होगा, इसीलिए क्या है, कोई सदस्य अलग नहीं हो सकता। तुम इसकी चिंता मत करो। हाँ, जो बेला को ये पुराना फर्नीचर पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे जाओ बाजार से उसके पसंद वाला फर्नीचर उसे खरीद कर दे दो, और क्या है, उसी के हाथों से जो है इंदु के लिए कुछ दहेज का सामान भी खरीद लाना। इंदु का विवाह भी तो हमें करना है। यहाँ पर वो बताते हैं कि दादाजी, वो तो नए ख्यालात वाली है, उसे तो क्या है, नई नई चीजों की अच्छी तरह से जानकारी है, उसी से इंदु के दहेज के लिए भी कुछ सामान खरीदाओ। इस तरह से परेश को कहते हैं और उसे बताते हैं कि आप इसकी कोई चिंता मत करो, तुम जाओ और बाजार से उसे जो उसका पसंद का फर्नीचर है उसे खरीदवाओ। इस तरह से कहकर परेश को भेज देते हैं। फिर यहाँ पर परेश जब क्या है, चला जाते हैं तो क्या है, दादाजी ने रजवा को बुलाया और सारे परिवार के सदस्यों को वहां पर आने के लिए, दादाजी का बहुत सम्मान था। सब लोगों ने, जब दादाजी सभी को बुला रहे हैं, इसकी बात पता चलती है तो सब आ जाते हैं। इंदु क्या है, गुस्ल खाने में कपड़े धो रही थी। तो क्या है, दादाजी सभी को देखते हुए इंदु कहाँ है, इस तरह से पूछकर इंदु को भी बुलवाते हैं। अब यहाँ पर सारे परिवार वाले इकट्ठा हो जाते हैं। दादाजी कहते हैं कि मुझे अफसोस है कि जो नई बहू हमारे घर में आई है, इतने सारे लोग होने के बावजूद भी उसका दिल, उसका मन जो है यहाँ पर नहीं लगा। हाँ, वो एक भगवान की कृपा है कि वो एक सुशिक्षित और एक सम्मानित परिवार से आई हुई एक लड़की है, और उसकी एक नई सोच, आप सबको उसका आदर करना चाहिए। और जो भी घर में तय होता है, कुछ अहम फैसले होते हैं, उसका भी निर्णय लेना जरूरी है, क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी, एक ग्रेजुएट लड़की है, उसे अच्छे बुरे का अच्छा ज्ञान है। फिर वो कहते हैं कि चाहे तो उसे पढ़ने के लिए कुछ समय दो और उसके हिस्से का भी काम आप ही कर लो। इस तरह से सभी लोगों को समझाते हैं तो सब लोग दादाजी की बात से सहमत हो जाते हैं। फिर सब लोग जाते हैं तो वहां पर इंदु और मंजली भाभी को दादाजी रुकवा लेते हैं और दादाजी इंदु से कहते हैं कि भाभी की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ, भाभी से कुछ समय अगर तुम्हें मिल जाए तो भाभी से कुछ सीखो
और भी उनसे पढ़ाई करने के बारे में पूछो और उनसे कुछ सीखो, पढ़ो उनसे, इस तरह से कहते हैं। और मंजली भाभी से कहते हैं कि तुम्हारी तो हंसने की आदत है, लेकिन दूसरों को तुम्हारी हंसने की आदत पता नहीं। जब तक कि उनको तुम्हारे बारे में पता ना चलो, उनसे मजाक मत किया करो और ऐसे ही हंसा मत करो। इस तरह से दोनों को समझाते हैं और दादाजी के इस समझाने पर सभी सहमत हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब बेला बरमादे में बैठी हुई होती है कुछ पढ़ते हुए, तो सब लोग अपने कमरे में चले जाते हैं और वो सभी से बात करने की चेष्टा करती है। तो सब लोग उसे समझाते हुए, पढ़ने के लिए कहते हुए अपने कामों में क्या है व्यस्त हो जाते हैं। तो बेला को ये क्या है असहनीय हो जाता है। फिर वो परेश से इसका जिक्र करती है। परेश से कहती है कि सब लोग, जब मैं आती हूँ तो सब लोग चले जाते हैं, मुझसे दो मिनट बात करने के लिए कोई क्या है अब 2 मिनट बातें करना नहीं चाहता। एक मैं कहाँ आकर फंस गई, इस तरह से जब कहती है तो परेश को भी क्रोध आ जाता है। वो कहते हैं कि जब वो कुछ आपसे कहे तब भी तुम्हें दिक्कत है, जब वो कुछ ना कहे तो भी दिक्कत है। क्या है तुम्हारी परेशानी, मैं तो तंग आ गया हूं। इस तरह से कहते हुए परेश वहां से चले जाते हैं। बेला वहां बरमादे में बैठे हुए रोने लगती है। उस बेला की सिसकियों को सुनते हुए वहां पर इंदु, जो कपड़े धो रही थी, गुस्ल खाने से आती है और भाभी को कहती है कि भाभी क्या बात है, क्यों रो रही हो। तो यहाँ पर क्या है, बेला कहती है कि हाँ कुछ नहीं। पहले तो यहाँ पर जब इंदु, भाभी जी आप क्यों रो रही हो, इस तरह से जब पूछती है तो बेला कहती है कि पहले तो जी जी कहना बंद कर। इस तरह से वो कहती है, मुझे सिर्फ तुम भाभी कहकर पुकारो, ये जी जी क्यों लगा रखा है। इस तरह से क्या है यहाँ पर बेला कहती है। तो यहाँ पर बेला ये भी कहती है कि हाँ सब लोग मुझे 2 मिनट बातें करने के लिए भी नहीं देते, सभी लोग मुझे पढ़ने के लिए कह रहे हैं, कुछ काम तक नहीं करने देते। मुझे अपनों में पराओं जैसा एहसास हो रहा है। तो वे यहाँ पर इंदु कहती है कि हाँ वो तो दादाजी ने कहा था। दादाजी ने कुछ कहा है? हाँ दादाजी ने आपको पढ़ने के लिए समय देने के लिए कहा है। तो यहाँ पर इसीलिए सब लोग आपको पढ़ाई के लिए समय दे रहे हैं और आपके हिस्से का काम सभी लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है बेला कहती है कि मुझे यहाँ पर मेहमान बनकर नहीं रहना, बल्कि आपके साथ मुझे एक सदस्य बनकर रहना है, मुझे सभी के साथ मिलकर काम करना है। इस तरह से वो कहती है और भाभी से इंदु भी अच्छी तरह से बातें करती है। यहाँ पर इंदु भाभी से कहती है कि मैं कपड़े धो रही हूँ, कुछ आपके भी कपड़े हो तो दे दीजिए, मैं उसे धोकर लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर बेला कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ कपड़े धोना है। तो ये यहाँ पर वो इंदु कहती है कि अगर दादाजी को पता चलेगा तो मुझे वो क्या है, अगर दादाजी को पता चल जाएगा तो, इस तरह से इंदु डरने लगती है। लेकिन बेला उसकी कुछ बातें नहीं सुनती। दोनों कपड़े गुस्ल खाने में धो रहे थे, तभी वहां पर दादाजी आते हैं। दादाजी बेला को देखते ही इंदु को कहने लगते हैं कि फिर से भाभी के हाथों से काम करवा रही हो, उन्हें पढ़ाई का समय दो। तो यहाँ पर बेला दादाजी से कहती है कि हाँ दादाजी, आपको इस पेड़ से एक टहनी टूट कर अलग होना पसंद नहीं है, वही टहनी क्या है उसी पेड़ से लगे लगे क्या है वहीं पर सड़ गल जाए, ये आपको पसंद है। ये कहते हुए दादाजी से वो क्षमा याचना करती है और कहती है कि मुझे इस संयुक्त परिवार का एक सदस्य बनकर रहना है। इस तरह से क्या है दादाजी के होशियारी से, दादाजी के ये क्या है अच्छे निर्णय से जो बेला जो है उसका मन परिवर्तन हो जाता है और वो एक संयुक्त परिवार में रहना पसंद करने लगती है। तो इस तरह से दादाजी अपने परिवार की सदियों से एक, जैसे कि एक पेड़ बारिश गर्मी सर्दी में अपने इन्हीं सर्दियों में जिस तरह से सारे सीजन को बर्दाश्त करते हुए खड़ा होता है, इसी तरह दादाजी सदियों से परिवार की रक्षा में, यानी परिवार की रक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं। इस तरह से वो अपने क्या है परिवार को एक बरगद का पेड़ समझते हैं। नहीं, एक छोटी सी एकांकी आपके लिए थी जो डिटेल से मैंने इससे कहा है और क्या है कॉन्सेप्ट क्लासेस में। अगर आप देखना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लासेस देखिए, डिटेल से पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। संक्षिप्त में मैंने इसे अभी आपको बताया है। इस तरह से आपकी एकांकी है।
तो यहाँ पर देखिए, किंतु दादाजी इन्हीं यहाँ पर जब दादाजी के समझाने से जो घर सभी सदस्य बेला के प्रति एक दूसरा ही व्यवहार जो करने लगते हैं, तो बेला का मन जो है परिवर्तन होकर किस तरह से वो फिर से उस परिवार का सदस्य बन जाती है। इससे ये पता चलता है कि अगर मुखिया घर का सही समय पर सही निर्णय ले तो क्या है, वो परिवार फिर से संयुक्त परिवार बनने में फिर से संयुक्त परिवार बनकर रह सकता है। फिर आगे देखिए, इसी तरह दादा रूपी वट वृक्ष की छाया में परिवार के भीतर चलने वाले संघर्ष मिट जाते हैं और छोटे छोटे जो संघर्ष जो परिवार में होते हैं, एक अच्छे निर्णय से वो मिट जाते हैं। इस तरह की भी एक नीति इस सूखी डाली से हमें मिलती है। इससे कुछ जो बहुत ही जरूरी प्रश्न है उसे मैंने डाल रखा है, उसी के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। यहाँ पर देखिए, एक वाक्य के प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर मिश्रानी को किसने काम से हटा दिया? तो बेला ने मिश्रानी को यानी नौकरानी को किसने? बेला ने काम से हटा दिया। नौकरों से काम लेने के लिए क्या होनी चाहिए? तमीज होनी चाहिए। आगे देखिए, दादाजी का छोटा पोता परेश किस पद पर था? नायाब तहसीलदार के पद पर था। फिर मूलराज के मंझले बेटे का नाम लिखिए। तो मूलराज के मंझले बेटे का नाम करमचंद था। आगे देखिए, दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के समान है? बरगद के पेड़ के समान है। दादाजी के अनुसार उनका जो परिवार है वो बरगद के पेड़ के समान है। फिर हल्की सी खरोच भी दवा ना लगाने पर क्या बन जाती है? नासूर बन जाती है। छोटी से जो प्रॉब्लम्स परिवार में उत्पन्न होते हैं, तब भी उसका ठीक से क्या है निवारण ना करने पर वो बड़ा वो घर को अलग करने में बहुत देरी नहीं होती, जल्दी हो जाती है। इसको जब वो इस एक बात से दादाजी कहते हैं कि हल्की सी खरोच जब आती है, अगर उसे ठीक से दवा ना लगाने पर क्या है, वो एक नासूर बन जाती है। इस वक्त इस बात को जब कहा था तो उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है, उसी का प्रश्न है। हल्की सी खरोच भी दवा ना लगाने पर क्या बन जाती है? नासूर बन जाती है। फिर घृणा को किससे नहीं मिटाया जा सकता? घृणा को घृणा से मिटाया नहीं जा सकता। व्यक्ति किन गुणों से बड़ा होता है? बुद्धि और योग्यता से। बुद्धि और योग्यता से व्यक्ति क्या है? बड़ा होता है। बरगद के पेड़ की कहानी किनका निर्माण करती है? एक कुटुंब का, एक समाज का और एक राष्ट्र का निर्माण करती है। किसने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली? मालवी ने सारी की सारी छत जो है वो फावड़े से खोद डाली। सूखी डाली के एकांकी कार का नाम उपेंद्रनाथ अश्क है। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न कुछ है। देखिए, इंदु को अपनी भाभी बेला पर क्यों क्रोध आया? इंदु को अपनी भाभी बेला पर सबसे पहले इस बात पर क्रोध आता है कि वह घर की नौकरानी को काम से निकाल देती है। पहले तो उसे इस बात पर क्रोध आता है कि वो घर की जो नौकरानी थी उसे काम से निकाल देती है। बेला हमेशा अपने मैके की तारीफ करती थी, हमेशा तारीफ। उसके घर का खाना, उसके घर के पहनना, सब कुछ उसके घर का अच्छा है, उसके घर के नौकर। इस बात पर भी क्या है, बेला को बहुत क्रोध आता है। उसी को यहाँ पर लिखना है। अगर इस तरह का प्रश्न आपको अपनी परीक्षा में दिया जाए तो इन दोनों बातों को भी लिखना है। आगे देखिए, बेला ने सारा फर्नीचर और सामान कहाँ रख दिया और क्यों? बेला ने सारा फर्नीचर और सामान बाहर रख दिया क्योंकि सारा फर्नीचर पुराना हो गया था, इसीलिए। और उन्हें सड़े गले फर्नीचरों को वो घर में रखना नहीं चाहती थी। जो सड़ा गला फर्नीचर है वो अपने कमरे में रखना नहीं चाहती थी। फिर नई फर्नीचर को लाना चाहती थी, वो नए फर्नीचर को लाना चाहती थी, इसीलिए उसने सारा फर्नीचर बाहर रख दिया, जो कि वो पुराना फर्नीचर उसे नहीं चाहिए था। आगे, करमचंद ने पेड़ से एक डाली टूटकर अलग होने की बात क्यों कही? जब बच्चे टूटी हुई बरगद की ढाली को लाकर जमीन में गाड़कर उसे
पानी देने का काम करते हैं, तो उसी समय दादाजी अपने परिवार को बरगद के पेड़ के समान समझने की बात करते हैं। करमचंद परेश के अलग हो जाने की बात जब कहते हुए ढाली के टूटकर अलग होने की बात को दादाजी से कहते हैं। जब बच्चे टूटी हुई टहनी को फिर से मिट्टी में, जमीन में दबाकर पानी दे रहे थे, तो उस वक्त जो दादाजी अपने परिवार को बरगद का पेड़ के समान समझते थे, उस समय जो है करमचंद ने परेश के अलग होने की बात करते हैं, तो उस संदर्भ में क्या है, इस बात को वो करते हैं। आगे देखिए, दादाजी की क्या आकांक्षा थी। दादाजी का यह कुटुंब एक महान वृक्ष है। हम सब इसकी ढालियां ही से पेड़ हैं, और ढालियां छोटी हो या बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती है। दादाजी नहीं चाहते थे कि कोई ढाली पेड़ से टूटकर पृथक यानी अलग हो जाए, यानी कोई भी परिवार का सदस्य अलग हो। बस यही दादाजी की आकांक्षा थी। दादाजी की आकांक्षा थी कि उनके परिवार का कोई सदस्य भी अलग ना टूटकर, जैसे कि कोई भी एक पेड़ की टहनी जब अलग हो जाती है तो वो पेड़ असुंदर लगने लगता है। अगर कोई भी एक परिवार का सदस्य अलग हो तो वो पूरा परिवार नहीं बनता। यही उनकी आकांक्षा थी कि वो परिवार हमेशा बनाए रहे, यानी हमेशा संयुक्त बना रहे। यही उनकी आकांक्षा थी। आगे देखिए, दादाजी का चरित्र चित्रण कीजिए। दादाजी मूलराज, जिनका नाम मूलराज था, अपने परिवार को बरगद के पेड़ के समान समझते थे और उसमें बसने वाली ढालियों को अपने परिवार के सदस्य के समान मानते थे। उसमें जो अपने बरगद का पेड़ समझते थे, दादाजी अपने परिवार को उसके टहनियां, फूल, पत्ते उस परिवार के सदस्य के समान समझते थे। जैसे कि पेड़ से कोई टहनी अलग हो जाए, टूट कर अलग हो जाए, तो वो पेड़ क्या है, असुंदर लगने लगता है। इसी प्रकार वो क्या है, अपने परिवार से कोई सदस्य अलग होने से पूरा परिवार नहीं बनता, संयुक्त परिवार नहीं बनता। इसीलिए सभी को इकट्ठा जोड़कर रखना चाहते थे। फिर यहाँ पर देखिए, उनके परिवार का कोई भी सदस्य अलग होना उनके लिए पसंद नहीं था। अपने परिवार को हमेशा बांध कर रखना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि उनके होते हुए घर में किसी का अनादर हो। पुराने जमाने के व्यक्ति होते हुए भी नई पीढ़ी, नई तौर तरीकों में ढले हुए व्यक्ति थे, इसीलिए नई बहू बेला के पक्ष में थे। तो यहाँ पर देखिए, दादाजी एक पुराने जमाने के जो व्यक्ति होने के बावजूद भी नई पीढ़ी के जो नया ख्यालात हैं, ऐसे रखने वाले व्यक्ति थे। इसीलिए तो वे बेला के हक में थे। दादाजी ने बेला का ही साथ दिया और टूटते हुए अपने कुटुंब को फिर से जोड़कर रखने में इन्होंने बहुत अच्छी तरह से निर्णय भी लिया था। तो जो पूरा पात्र जो दादाजी का है, वो इस सूखी डाली में उसको यहाँ पर लिखना है, अगर इस तरह का प्रश्न आपके परीक्षा में आए। आगे देखिए, टिप्पणी लिखना है। तो परेश, सूखी डाली में परेश का पात्र जो है उसे आप लिखिए। जैसे कि यहाँ पर दादाजी का सबसे छोटा पोता वो नायाब तहसीलदार है और उसी कस्बे में लगा है। दादाजी का सबसे छोटा पोता परेश है, वो क्या है, नायाब तहसीलदार बनकर उसी यानी गांव में आया है। उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न सुशिक्षित लड़की बेला से हुआ है, जिसके कारण वो मुसीबत में पड़ गया है। बेला को एक साथ सबके साथ रहना, दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं है। बेला का मन घर में ना लगने से वो परेशान है। पत्नी के बारे में दादाजी को कहता है, वह भी कहता है कि वो अलग घर बसाना चाहती है, जो दादाजी को पसंद नहीं था। दादाजी उसे समझाते हैं, वह दादाजी की बात मान लेता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवार में परेश जैसा सहनशील पुत्र पति होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है परेश का जो पात्र है इस सूखी डाली एकांकी में, उसको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि क्या है, करमचंद का लड़का परेश था, दादाजी का पोता था परेश, वो एक नायाब तहसीलदार था, और जब उसका विवाह बेला से होता है, एक संपन्न परिवार और एक सुशिक्षित
लड़की से, ग्रेजुएट लड़की से इसका विवाह होता है, तो वो ये इकलौती बेटी थी। यहाँ पर संयुक्त परिवार में वो अपने आप को ढाल नहीं सकी, किसी का हस्तक्षेप उसे पसंद नहीं था और वो परेश से अलग होने की बात करती है। दादाजी से अलग होने की जब वो बात करते हैं तो परेश, यहाँ पर दादाजी उसे अलग होने के लिए अपना क्या है निर्णय नहीं देते। तो फिर से दादाजी ने क्या है वहां पर अपनी सूझबूझ से क्या है यहाँ पर समझाते हुए परेश को भेजते हैं। तो परेश क्या है एक अच्छा पति और एक सहनशील पुत्र और एक पति के रूप में यहाँ पर इस एकांकी में क्या है इसका पात्र देखने को हमें मिलता है। इस सारी बातें यहाँ पर लिखना है। आगे देखिए, दादाजी जो कि परिवार के मुखिया हैं, वे संयुक्त परिवार के पक्षधर में, संयुक्त परिवार के पक्षधर में घर का प्रत्येक फैसला जो है दादाजी ही लेते हैं। वे दादाजी का आदर घर के सारे सदस्य करते हैं और किस प्रकार वो अपने परिवार को बरगद का पेड़ समझते थे, टूटते हुए परिवार को किस तरह से सही समय पर सही निर्णय लेकर इन्होंने यहाँ पर क्या है अपने परिवार को संयुक्त परिवार बनाकर जोड़कर ही रखा। ये सारी बातें दादाजी के पात्र में आती हैं, वो सारी बातें यहाँ पर आपको लिखना है। आगे देखिए, बेला है वो एक पढ़ी लिखी, एक ग्रेजुएट लड़की थी। वो एक लौती बेटी थी, लाहौर के एक प्रतिष्ठित खानदान से थी, एक प्रतिष्ठित परिवार से थी। तो वो क्या है जब ये संयुक्त परिवार में आती है तो यहाँ के लोगों का रहन सहन उसे पसंद नहीं आता। किस तरह से क्या है बेला पर जो सभी क्या है उसे हुक्म चलाते थे वो पसंद नहीं होता, ना ही उस किसी का हस्तक्षेप पसंद था। वो अपने पति को कहती है कि क्या है वो इस घर में नहीं रहना चाहती और उसे पुराना फर्नीचर भी पसंद नहीं था, वो नया फर्नीचर खरीदना चाहती थी। जो इसका पात्र इस क्या है एकांकी में है, उसको अगर बेला पर टिप्पणी लिखना है तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि बेला क्या है बेला अलग होना चाहती थी, दादाजी सही समय पर निर्णय सही लेकर फिर से बेला का मन जो परिवर्तन होता है, फिर से वो बेला उसी संयुक्त परिवार का एक सदस्य बन जाती है। सारी बातें यहाँ पर लिखना है। आगे, इंदु छोटी बहू बेला की ननंद और बेला से नाराज थी। देखिए, इंदु छोटी बहू जो बेला है उसकी ननंद थी और क्या है मंजली भाभी की बेटी और परेश की जो है बहन थी। तो यहाँ पर इंदु क्या है जिस तरह से उसका यहाँ पर पात्र है, जबकि नौकरानी को बेला निकाल देती है तो ये क्या है क्रोधित हो जाती है, अपनी भाभी से बात करती है। भाभी का ये स्वभाव उसे पसंद नहीं था कि वो बार बार अपने मैके की तारीफ करती थी। तो क्या है इंदु की अनबन भाभी से हो जाती है। फिर दादाजी के समझाने से फिर वो भाभी का ख्याल रखने लगती है और भाभी जब वो फिर से संयुक्त परिवार में रहने की बात करती है तो इंदु सहमत होकर उसके साथ क्या है दादाजी का डर रहने के बावजूद भी उनके साथ कपड़े धोने के लिए सहमत हो जाती है। ये सारी बातें जैसे कि वो क्या है यहाँ पर भाभी की हर एक बात को वो बर्दाश्त भी करती है। ये सारी बातें जो है इंदु के पात्र में यहाँ पर जो सूखी डाली में आए हैं वो सारी बातें यहाँ पर लिखना है। आगे, बड़ी बहू, यहाँ पर बड़ी बहू वो दादाजी का जो बड़ा बेटा मर गया था उसकी पत्नी, वो बड़ी बहू है। तो ये क्या है वैसे तो घर की सभी औरतें सीधी सादी है, वो सास के बराबर मानी जाती है, अपने से छोटे सभी का ख्याल रखती थी। वो अन्यों को छोटी बहू के बारे में कहती है, उसे हमारा खान पान पहनना ओढ़ना पसंद नहीं है, उसे हमारी बात से घृणा है। वो बेला से कहती है हम आपसे छोटे हैं वर्ग में भी और बुद्धि में भी। वह सबके कामों में हाथ भी बढ़ाती है, हंसी मजाक भी खूब करती है। देखिए, बड़ी बहू का यहाँ पर जो पात्र है इस एकांकी में, जैसे कि ये जो दादाजी का बड़ा बेटा जो शहीद हो गया था उसकी पत्नी है, वो सभी का ख्याल रखती थी,
परिवार के अन्य सदस्यों का एक सीधी सादी एक महिला थी और क्या है वो कहती है कि बेला को हमारे घर का खान पान पहनना ओढ़ना पसंद नहीं है और बेला से भी कहती है कि हम बुद्धि में भी और पढ़ाई में भी आपसे बहुत कम है। ये सारी बातें दूसरों से भी बेला की बातें करती है। ये बातें एक जो कि इसका पात्र है इस एकांकी में उसे लिखना है और साथ ही साथ यहाँ पर वो हंसी मजाक भी खूब करती है और सभी सदस्यों का भी, इस परिवार के सदस्यों का किस तरह से वो ख्याल रखती है, ये सारी बातों को यहाँ पर लिखना है। अगर बहू बड़ी भाभी के बारे में टिप्पणी को आपके परीक्षा में दे तो उस प्रकार आपको लिखना है। आगे देखिए, मंजली भाभी। मंजली भाभी हमेशा हर बात पर हंसती थी। जब वो क्या है स्टोर रूम जाती है, बेला और परेश की बातें सुनती है, उस बात को सुनकर भी सदस्यों को कहते हुए वो हंसने लगती है। हर बात पर उसे हंसी आ जाती है। दादाजी जब उसे समझाते हैं कि जो कि हमें पहचान नहीं है, अभी तक हमें जानते नहीं, उनके सामने हंसने से उनका मन जो है दुखता है, इस तरह से हंसा मत करो। यहाँ पर क्या है दादाजी की बातें सुनकर मंजली भाभी क्या है दादाजी की बात सुनकर दादाजी की बात पर सहमत हो जाती है। ये सारा जो उसका पात्र है उसके बारे में ही लिखना है। ये सारी जो बातें हैं इसके इन्हीं मंजली भाभी के जो पात्र है सूखी डाली में, इस सारी बातों को यहाँ पर लिखना है अगर इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में आए तो आज मैंने सूखी डाली जो है उस एकांकी के बारे में संक्षिप्त में आपको बताया है। साथ ही साथ इससे कुछ जो बहुत ही जरूरी प्रश्न है उसके बारे में जानकारी दी है। अगली कक्षा में किसी और पाठ के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।